अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। डिस्कस कर रहे हैं एमडीकेट बायोलॉजी का यूनिट नंबर 13 और हमारा सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को और साथ में एनालाइजिंग डीएनए वाला टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है इसे कैरी बी म्यूलिस ने 1983 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था और ये एक मेथड है, एक एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है बेसिकली। ठीक है, इसने अपना ये नाम कहां से लिया है? इसने अपना ये नाम जो है ये लिया है दो चीजों से। डीएनए पॉलीमरेज की वजह से इसके साथ हम पॉलीमरेज का वर्ड यूज करते हैं, और क्योंकि ये रिएक्शन रिपीटेडली होता है, अगेन एंड अगेन होता है, यानी एक साइक्लिक प्रोसेस है, चेन की तरह काम करता है, तो वहां से हमने इसको नाम दिया है चेन रिएक्शन। तो डीएनए पॉलीमरेज की वजह से होने वाला एक चेन रिएक्शन है ये, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज कट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इससे पहले कि हम इसकी रिक्वायरमेंट, इसका प्रिंसिपल और इसका मैकेनिज्म देखें। मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इसके एडवांटेजेस, कि हम ये टेक्निक क्यों यूज करते हैं। देखें, ये डीएनए की एम्प्लीफिकेशन या डीएनए की कॉपीज बनाने की एक टेक्निक है। तो इससे पहले हमारे पास एक टेक्निक थी, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जब हमारे पास वो टेक्निक मौजूद थी तो हमने ये टेक्निक क्यों चूज की? ठीक है, उसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि पीसीआर जो होता है ये रैपिड टेक्निक है। इसमें आपके पास जल्दी जल्दी डीएनए की कॉपीज बन जाती हैं। आप जिस जीन को क्लोन करना चाह रहे हैं, जिस जीन की कॉपीज बनाने चाह रहे हैं, रेप्लिका बनाना चाह रहे हैं, वो जल्दी बन जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये रिलेटिवली चीप है। ठीक हो गया, लेस एक्सपेंसिव है, स्पेसिफिक है। ये प्रोसेस स्पेसिफिक होता है, इसके थ्रू आप एक अपने टारगेट डीएनए को सिर्फ क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, सिर्फ उसकी कॉपीज बना सकते हैं। सपोज के आपका जो टारगेट डीएनए है वो जीनोम का 10 लाखवां हिस्सा है, तो फिर भी पीसीआर की टेक्निक के थ्रू बगैर किसी गलती के आप उस स्पेसिफिक पार्ट को क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट करवा सकते हैं। इस बात को मैं यूं एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज अगर आपके पास ये पूरा एक डीएनए है और आप चाहते हैं कि आप उसका यहां से सेंट्रल पार्ट क्या करें, एम्पलीफाई करें, इसकी कॉपीज बनाएं, तो पीसीआर कैन डू दैट। पीसीआर ये वाला पूरा डीएनए भी छोड़ देगा और ये वाला हिस्सा भी छोड़ देगा, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करेगा, कॉपीज बनाएगा, इसको ही रेप्लिकेट करेगा, इसको ही एम्पलीफाई करेगा। और आखिरी बात ये है कि इसके लिए हमें स्मॉल स्पेस चाहिए होती है। ये एक टेस्ट ट्यूब के अंदर होने वाला प्रोसेस है, तो ये बेसिकली इन विट्रो जीन क्लोनिंग है। इसे आप डीएनए की एम्पलीफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए अब हम देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, इसकी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले तो डेफिनेटली जो आपके पास डीएनए है जिसको आपने टारगेट किया है वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्राइमर रिक्वायर्ड है, क्योंकि देखिए हमने पहली बात की है कि ये डीएनए पॉलीमरेज के साथ होने वाला रिएक्शन है, और डीएनए पॉलीमरेज आपको पता है सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर काम नहीं करता, तो लिहाजा उसको काम करवाने के लिए हमें प्राइमर चाहिए। हम यहाँ पर प्राइमेज एंजाइम नहीं डाल रहे, हम उसकी प्रोडक्ट प्राइमर यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इस प्राइमर की जो लेंथ होती है वो 20 न्यूक्लियोटाइड्स होती है। जो आपने नेचुरल प्रोसेस पढ़ा था, डीएनए पॉलीमरेज ने जब डीएनए की रेप्लिकेशन करवाई थी सेल के अंदर, तो वहां पर 10 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर था, जबकि यहां पर क्या होता है, 20 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर होता है। एक्चुअली जितना हम प्राइमर की लेंथ बढ़ाते हैं उतनी ही स्पेसिफिसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो प्राइमर जो है उसके पास 20 क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड नहीं होते, क्योंकि यहां पर बाद में आरएनए न्यूक्लियोटाइड को हटाकर डीएनए न्यूक्लियोटाइड लगाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, जैसे कि सेल के अंदर होता है बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। इसीलिए हम यहां पर स्टार्ट पे डीएनए प्राइमर इस्तेमाल करेंगे। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई पीसीआर में कौन सा प्राइमर यूज होता है, तो डीएनए प्राइमर यूज होता है, 20 न्यूक्लियोटाइड वाला। ठीक हो गया, तो सैंपल भी आ गया। अब देखिए, क्योंकि हमने डीएनए की रेप्लिकेशन करवानी है तो हमारे पास रॉ मटेरियल तो होना चाहिए ना, और वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, हमारे पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड होंगे। कौन कौन से? एटीपी चाहिए होगा,
जीटीपी चाहिए होगा, सीटीपी चाहिए होगा और टीटीपी चाहिए होगा, यानी ट्राइफॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि उनकी एनर्जी को भी हमने इस्तेमाल करना है। फिर हमारे पास डेफिनेटली डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज जो है ये हमारी बॉडी में भी होता है, जबकि मैंने यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज लिखा है वो लिखा है टैग पॉलीमरेज, जो कि हम लेते हैं थर्मस इक्वाटिकस से। हम अपनी बॉडी से निकालकर डीएनए पॉलीमरेज क्यों इस्तेमाल नहीं करते, उसकी वजह आपको आगे चल के समझ आएगी। हमने यहाँ पर टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस करनी होती हैं और टेम्परेचर को कभी हाई करना होता है, कभी लो करना होता है। समटाइम जो इसका फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन का, वहां पर टेम्परेचर इतना हाई करना होता है कि अगर हमारी बॉडी का एंजाइम लिया जाएगा तो वो डीनेचर हो जाएगा। इसीलिए हमने लिया है डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम टैग पॉलीमरेज करते हैं फ्रॉम थर्मस इक्वाटिकस। देखिए थर्मस इक्वाटिकस रहता कहां पर है, हॉट स्प्रिंग्स में, और ये वहां पर हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है और इसके एंजाइम भी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। इसके एंजाइम हाई टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं होते, तो इसीलिए हम इसके एंजाइम को यूज करेंगे, ठीक है। और जब ये अभी आपको प्रोसेस समझेंगे तो आपको फर्दर भी समझ आ जाएगी कि हमने यही क्यों इस्तेमाल किया था। तो इसके अलावा हमें चाहिए थर्मोसाइक्लर, ठीक है। थर्मोसाइक्लर ये मशीन है जो कि टेम्परेचर को एडजस्ट करेगी, जो कि टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करवाएगी, ठीक है। ये थर्मोसाइक्लर होता है, इसे आप एम्पलीफायर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है मैकेनिज्म। ये हमारे पास टारगेट डीएनए है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको डीनेचर करना है। जब हम नॉर्मल रेप्लिकेशन पढ़ते हैं सेल के अंदर, तो वहां पर जो डीनेचरेशन का काम है वो हेलिकेज एंजाइम करता है। हेलिकेज दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर देता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। यहां पर हमने हेलिकेज तो डाला ही नहीं है। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम डीनेचरेशन अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम हीट देंगे, जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। यहां पर जो टेम्परेचर हम देते हैं वो 95 डिग्री सेल्सियस के पास होता है, ठीक हो गया। तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब देखिए 95 डिग्री सेल्सियस में आपने टेम्परेचर दिया है और आपका एंजाइम भी उसी सिस्टम में पड़ा हुआ है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होगा, ये डीनेचर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जैसे कि आपको बताया था कि प्राइमर के बगैर जो है वो डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा, तो दोनों स्ट्रैंड्स पर क्या लगाए जाएंगे, प्राइमर लगाए जाएंगे। ये जो प्राइमर की अटैचमेंट होती है ये अनीलिंग कहलाता है और इसके लिए हमें टेम्परेचर को फिर कम करना पड़ता है। ये टेम्परेचर 56 टू 58 डिग्री सेल्सियस के पास लाना पड़ता है ताकि फिर से क्या हो जाए, अटैचमेंट हो जाए, ठीक हो गया। और इसमें तकरीबन 2 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज अटैच होता है यहां पर भी और यहां पर भी। यहां पर भी वो इलॉन्गेशन करवा देगा बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड, और यहां पर भी वो क्या करवा देगा, इलॉन्गेशन बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड। तो आपके पास डीएनए के एक स्ट्रैंड से डीएनए के 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे। ये इलॉन्गेशन का प्रोसेस है, इसमें 1.5 मिनट लगते हैं। तो डीनेचुरेशन के लिए जो टाइम चाहिए वो है 1 मिनट, जो आपको अनीलिंग के लिए टाइम चाहिए वो है 2 मिनट, और जो आपको इलॉन्गेशन के लिए टाइम चाहिए वो है 1.5 मिनट। यहां पर जो टेम्परेचर होगा मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर टेम्परेचर होगा 95 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज्यादा या 96 के करीब होगा। यहां पर होगा 56 टू 58 डिग्री सेल्सियस, जबकि यहां पर होता है 72 डिग्री सेल्सियस, इसके आसपास होता है, ठीक है। तो आप देखें टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई। जब ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से डीनेचुरेशन होगी। अब इन 2 मॉलिक्यूल्स की डीनेचुरेशन होगी, 4 टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेंगे और उन चारों के साथ क्या अटैच होगा, प्राइमर, और चारों के आगे नए डीएनए स्ट्रैंड बना देंगे, तो 2 से 4 कॉपीज हो जाएंगी, ठीक हो गया। इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 4.5 मिनट। 4.5 मिनट में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है और एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो नंबर ऑफ कॉपीज जो हैं उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए नंबर ऑफ कॉपीज जो हैं वो क्या होती जा रही हैं, डबल होती जा रही हैं, ठीक है। उसके लिए जो है वो इस तरह से आप लिखते हैं, अगर देखिए एक साइकिल है तो यहां पर हम क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, तो 2 रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा, 1, ये क्या बन जाएगा, ये डेफिनेटली इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से 2 रेज़ टू द पावर 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी 2 साइकिल हुए हैं तो 2 आपके पास 4 कॉपीज बन गई हैं, ठीक हो गया। एंड सो ऑन, आप इसी तरीके से चलते जाएंगे तो आपके पास 8, 16, 32 और 64 और इस तरह करके कॉपीज जो है वो बनती जाएंगी, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनालाइजिंग डीएनए की। ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपने समझना है। पहले हम सबसे बात करेंगे इस चीज की कि अगर एक ह्यूमन का जीनोम या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है, अगर हम वो लेकर
उसको ट्रीट करें विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उसके फ्रेगमेंट्स बना देगा। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी जब हम मॉलिक्यूलर सीजर की बात कर रहे थे, वहां पर भी आपको ये समझाया था कॉन्सेप्ट कि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर देते हैं। अब बात ये है कि अगर हम एक ही स्पीशीज के डिफरेंट इंडिविजुअल ले लें और उनके जीनोम को ट्रीट करें विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो होगा ये कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक ही स्पीशीज के जो मेंबर हैं उनके डीएनए को जब काटेगा तो डिफरेंट साइज के क्या बनाएगा, फ्रेगमेंट बनाएगा, डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट बनाएगा। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और वो जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फ्स। ठीक हो गया। अब इस चीज को हम यूज करते हैं एक पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए, और पूरा जो तरीकेकार है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं इस बात से कि ये जो है एक जीनोम है, इसी तरीके से आप दो और इंडिविजुअल का जीनोम ले लें और उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ, उसके फ्रेगमेंट बन जाएंगे। अब उसके जो डिफरेंट फ्रेगमेंट बने हैं वो डेफिनेटली आपको नजर भी नहीं आ रहे, और दूसरी बात ये है कि वो सारे फ्रेगमेंट कहां पर हैं, वो सारे फ्रेगमेंट एक ट्यूब के अंदर हैं, तो आपको उसका आइडिया नहीं होगा। ठीक है, एक जीनोम जो है वो आपके पास एक ट्यूब में आ जाएगा, जो दूसरा जीनोम है वो आपके पास दूसरी ट्यूब में आ जाएगा, एंड सो ऑन तीसरा जीनोम जो है वो आपके पास तीसरी ट्यूब में आ जाएगा। ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, आपको जो यहां पर फ्रेगमेंट बने हैं उनको सबसे पहले सेपरेट करना है, और सेपरेशन के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए सेपरेशन टेक्निक which separate different molecules on the basis of their weight, on the basis of their mass and charge। दो चीजों की बेस पर ये करता है, अलग अलग कर देता है मॉलिक्यूल्स को। अब देखिए जो डीएनए का हमारा मॉलिक्यूल होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम डीएनए के सैंपल जो हैं वो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली मशीन में डालेंगे और उसके बाद करंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं दे विल मूव टुवर्ड पॉजिटिव पोल, नेगेटिव से दूर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अब कौन सा फ्रेगमेंट ज्यादा मूव करेगा, कौन सा फ्रेगमेंट कम मूव करेगा, देखिए जिसका मास कम होगा वो जल्दी से मूव कर जाएगा, और जो बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो जरा कम मूवमेंट शो करेगा। नतीजा सिंपली क्या होगा कि आपके पास ये फ्रेगमेंट्स अलग हो जाएंगे, क्योंकि जीनोम के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बने हैं, तो ये फ्रेगमेंट्स एक स्मेयर की फॉर्म में आपको नजर आएंगे, लेकिन इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। आपके पास यहां पर फ्रेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन वो फ्रेगमेंट आपको यकीनन यहां पर नजर नहीं आ रहे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में करना क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि उन फ्रेगमेंट्स को शिफ्ट करते हैं डीनेचर करके एक मेम्ब्रेन पे। इस प्रोसेस को हम डीनेचरेशन और ब्लॉटिंग कहते हैं। डीनेचरेशन का मतलब है कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सिंगल स्ट्रैंड कर दिया है, और ब्लॉटिंग का मतलब है कि उनको मेम्ब्रेन पे शिफ्ट कर दिया है। इसे फिक्सेशन भी कहते हैं, ताकि वो वहां से हिले जुले नहीं, वहां पर फिक्स हो जाएं, एक जगह पर आ जाएं। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं इस मेम्ब्रेन पे हमने ये डीएनए के सैंपल पर्सन 1 का, पर्सन 2 का और पर्सन 3 का शिफ्ट किए हुए हैं, और यहां पर भी जो आपके पास डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे। ठीक है, ये आपको नजर कब आएंगे, ये आपको तब नजर आएंगे जब आप इस डीनेचर्ड डीएनए के ऊपर क्या ऐड करेंगे, प्रोब ऐड करेंगे। प्रोब क्या होता है, प्रोब बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि फ्लोरेसेंट या रेडियोएक्टिव हो सकते हैं। हमारे इस वाले केस में हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं रेडियो एक्टिव प्रॉब ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब मैं यहां पर प्रॉब ऐड करूंगा तो प्रॉब जो है वो यहां डीएनए के फ्रेगमेंट्स के साथ भी अटैच होगा, यहां डीएनए के फ्रेगमेंट के साथ भी अटैच होगा, और यहां डीएनए के फ्रेगमेंट के साथ भी अटैच होगा। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास एक हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है जो कि डीनेचर्ड है, और साथ में उसके प्रॉब लगी हुई है जो कि रेडियो एक्टिव है, जिसमें से रेडिएशन निकल रहे हैं। यकीनन आपको ये अभी भी नजर नहीं आएगा, तो फिर ये कब नजर आएगा, हम ये करेंगे कि इसके ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म रखेंगे। अब फोटोग्राफिक फिल्म जब प्लेस करेंगे तो रेडिएशंस की वजह से क्या होगा, जहां जहां फ्रेगमेंट पड़े होंगे वहां वहां पर क्या बन जाएंगे, इस तरह से बैंड्स बन जाएंगे। ठीक है, और अब आपको ये पिक्चर नजर आएगी कि जो पर्सन 1 था उसका जो डीएनए था उसके फ्रेगमेंट ऐसे हैं, जो पर्सन 2 है उसके फ्रेगमेंट इस तरह के हैं, और पर्सन 3 के फ्रेगमेंट इस तरह के हैं।
यहां पर से आप देख सकते हैं कि आपके पास तीनों इंडिविजुअल के फ्रेगमेंट एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये यूनिक फ्रेगमेंट्स होते हैं और यही एक पर्सन की आइडेंटिफिकेशन होती है। जिस तरीके से फिंगरप्रिंट हमारे आइडेंटिफिकेशन होते हैं, वैसे ही डीएनए के ये जो बैंड्स बनते हैं ये भी हमारी आइडेंटिफिकेशन होते हैं। इन्हें हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स कहते हैं और इस टेक्निक को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। और ये जो आपके पास डायग्राम आई है, सॉरी कट है, ये जो आपके पास पिक्चर आई है, इस पिक्चर को हम रेडियोग्राफ कहते हैं। ठीक हो गया, ये ऑटो रेडियोग्राफ है जो कि आपको डीएनए के फ्रैगमेंट्स के प्रोब के साथ अटैच होने के बाद मिलेगा। ठीक हो गया, तो ये यूनिक पैटर्न जो है नोट कर लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि पीसीआर जो है उसकी एप्लीकेशन क्या है और जो डीएनए का एनालिसिस है इसकी एप्लीकेशन क्या है। पीसीआर जो है ये वायरल डायग्नोसिस जो है उसमें इस्तेमाल होता है। काट है यहां पर, पीसीआर जो है ये वायरल डिजीजेस के डायग्नोसिस में इस्तेमाल होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस के डायग्नोसिस में, एचआईवी के डायग्नोसिस में इसे आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और मोस्ट रिसेंटली अगर हम बात करें तो कोरोना का जो डायग्नोसिस है उसमें भी कौन इस्तेमाल होता है, पीसीआर इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो पीसीआर है ये आपके पास एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है, ये जीन क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये जीन की कॉपीज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। जो पीसीआर है ये जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपने किसी फॉसिल में से डीएनए लेना हो और उसके एम्प्लीफाई करना हो तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पीसीआर ही इस्तेमाल करेंगे। पीसीआर को फोरेंसिक लैब में भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। डीएनए को ले लेते हैं और उसकी कॉपीज बना लेते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम इस डीएनए के एनालिसिस को किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो डीएनए का एनालिसिस डेफिनेटली आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। इसको आप यूज कर सकते हैं फोरेंसिक के अंदर पेरेंटेज के जो डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करने के लिए। मैं एक एग्जांपल आपको देने लगा हूं। यहां पर आप देखिए हमारे पास एक कपल है, उसको हम कपल 1 कह देते हैं, ठीक है, और एक कपल 2 है। इनकी एक डिस्प्यूट चल रहा है। इनका क्लेम है कि जो चाइल्ड ए है वो इनसे बिलोंग करता है। ये भी क्लेम कर रहे हैं, वो भी क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि चाइल्ड ए का जो डीएनए है उसका सीक्वेंस तैयार करेंगे। ठीक है, उसका सीक्वेंस तैयार कर लेंगे और फिर जो कपल ए है, जो कपल 1 है, इनके भी क्या करेंगे, इनके भी सीक्वेंसेस तैयार करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो कपल 2 है इसके भी हम क्या करेंगे, सीक्वेंसेस तैयार करेंगे, मेल और फीमेल दोनों के। ठीक है, तो ये हमने सीक्वेंस तैयार किए। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि किसके साथ रिजेम्बलेंस ज्यादा है। जिसके साथ रिजेम्बलेंस ज्यादा है इसका मतलब है कि वो बच्चा उन्हीं से बिलोंग करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो कपल 1 है उसकी रिजेम्बलेंस कम है जबकि कपल 2 की रिजेम्बलेंस ज्यादा है। कैसे पता चला, आप देखिए ये वाला बैंड मैच कर रहा है, ये वाला बैंड भी मैच कर रहा है, ये वाला बैंड मैच कर रहा है, ये वाला बैंड भी मैच कर रहा है और ये वाला बैंड भी मैच कर रहा है। तो क्योंकि ज्यादा बैंड जो है वो मैच कर रहे हैं चाइल्ड ए के कपल 2 के साथ, तो इसीलिए ये बच्चा इनका हुआ। ठीक है जी, ये हम पेरेंटेज के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको फोरेंसिक के अंदर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज।